नमस्कार दोस्तों, आर्डो एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया था। ये सीरीज एस्टेट टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो सीटेट का पेपर होता है लेवल 2 टीजीटी एसएस, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और डीएसएसबी डी ट्रिपल एसबी का भी पेपर होता है जो टीजीटी लेवल का, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो हरियाणा में एचएसएससी सीटी का पेपर है, उसके लिए भी आप इस सीरीज को पूरी को रेफर कर सकते हो, क्योंकि जहां जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो इतना मोर देन सफिशिएंट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आर्डो एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां से हमें मोरल सपोर्ट मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे। उसी के साथ जो हमने कल तक पढ़ा था, कल तक हमने पढ़ा था कि जो पुर्तगीज थे वो भारत आ चुके थे और उन्होंने अपना जो सिस्टम है वो कैसे कैसे डेवलप किया। और लास्ट में सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगीज थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगीज थे। लेकिन उसके बाद जो 1600 में ब्रिटिश आ चुके थे और उसके बाद जस्ट बाद 2 साल बाद डच भी आ गए थे। और डच के बाद 1616 में डेनिश आए, यानी नीदरलैंड वाले आए। और 1664 में जब औरंगजेब का टाइम पीरियड चल रहा था, तो जब फ्रेंच भी आ गए थे। ये सभी पावर, यूरोपियन जो बड़ी पावर थी, वो सारी मिलकर इंडिया पर राज करने के लिए और ट्रेड करने के लिए आ चुके थे। लेकिन जो जिसका सिक्का चला वो था ब्रिटिश। लेकिन फ्रेंच ने उसमें बहुत मेहनत की कि हम भी यहाँ पर जो अपनी कॉलोनी है वो पूरी तरीके से एक्सपेंड कर पाए, लेकिन कुछ कारण की वजह से फ्रेंच वहां एक्सपेंड नहीं कर पाए। शुरुआत करते हैं डच का सबसे पहला जो डच ट्रैवलर था वो था कॉर्निस दी होटमैन। ये एक डच ट्रैवलर था, लेकिन यहां क्वेश्चन आता है कि डच का सबसे पहला ट्रैवलर कौन सा था। ये था कॉर्निस दी होटमैन। उसके बाद डच की पहली फैक्ट्री कहां लगी? वो डच की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगी। है मसूलीपट्टनम कहां है? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर के आसपास के एरिया पर है। ठीक है। दूसरा है जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी जो डच की जो कंपनी थी वो प्राइवेट प्लस पब्लिक, यानी उसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन भी था और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी थी। दोनों को मिलाकर ये कंपनी आई थी। लेकिन जब हम ब्रिटिश की बात करते हैं तो ब्रिटिश में ऐसा नहीं था, वो प्योरली प्राइवेट बॉडी थी। लेकिन उसके पास चार्टर था, इंग्लैंड के जो गवर्नमेंट थी उसके पास चार्टर था कि वो, जैसा कि इंग्लैंड के गवर्नमेंट ने कह रखा था कि आप ऐसे ऐसे जाकर ट्रेड करो। ये चार्टर के बेस पे इंग्लैंड की कंपनी थी। अगला है मेन ट्रेडिंग सेंटर। जो मेन ट्रेडिंग सेंटर डच के बने वो नागापट्टिनम। और उसने जो अपनी पटना में भी एक फैक्ट्री लगाई, पटना में जो फैक्ट्री लगाई वो कब लगाई? 1632 में, 1632 में। और जब डच जैसे जैसे डेवलप होते गए, अपना साम्राज्य है वो खड़े करते रहे, उन्होंने अलग अलग राज्यों, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज में अपना जो फैक्ट्री सिस्टम है वो डेवलप करना शुरू किया। और वहां के जो राजा थे, उनके अलायंस थे, उनके साथ गठबंधन करना शुरू किया और अपने जो पावर है उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। वहां थे सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन और अहमदाबाद। जैसे अगला है लास्ट जो फोर्ट विलियम। लेकिन जो कोचीन में जो पुर्तगीज एस्टेब्लिश थे, लेकिन देखो अब यहाँ कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने लगी, क्योंकि जो यूरोपियन पावर थी उनके बीच में लड़ाई होना शुरू हो चुकी थी। उस बेसिस पर क्या हुआ? अब डच चाहते थे कि कोचीन पर हमारा राज हो, लेकिन पुर्तगीज वहां पहले बैठे हुए थे, तो उनके बीच में जो लड़ाई है शुरू हो चुकी और डच ने कोची को जीत लिया। जिस वजह से जो कोची के ऊपर जो राज था वो अब डच का हो चुका है। एंड बैटल ऑफ बदेड़ा, यानी ये एक बैटल था जो बंगाल के जो उस समय जो रूलर हुआ करते थे मीर जाफर और मीर कासिम, वहां 1759 में वहां बैटल ऑफ बदेड़ा हुआ था। कैसे हुआ था? इंग्लैंड और डच के बीच में हुआ था, ब्रिटिशर के बीच में। ये कैसे हुआ? जो बंगाल के जो रूलर थे वो डच से अपनी हेल्प मांगना चाहते थे, जिस वजह से ये पूरा बैटल हुआ। और बाद में ये डच यहां से हार गए और वो सारा अपना जो सिस्टम है वो यहां से उठाकर जो इंडोनेशिया का पार्ट है, क्योंकि वो इंडोनेशिया भी इतना ही इंपॉर्टेंट था मसालों के लिए, वो अपना सारा जो सिस्टम है वो वहां उठाकर ले गए और वहां अपने इंडोनेशिया में अपना जो राज करना शुरू कर दिया। अगला है डेनिश, जो नीदरलैंड का पार्ट है। नीदरलैंड 1616 में आया था, लेकिन ये कुछ खास कर नहीं पाए। इन्होंने 10 से 15 साल अच्छी मेहनत की, लेकिन उन्होंने देखा कि यहां हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी पावर आ चुकी थी। और जब 1700 की सेंचुरी स्टार्ट हो चुकी, लास्ट में जाकर उन्होंने वो सारा सिस्टम अपना ब्रिटिशर को देकर वो वापिस चले गए और अपनी जो साउथ अमेरिका की कॉलोनी थी वहां जाकर उन्होंने अपना सिस्टम जमाना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंच के बाद फ्रेंच की जो 1664 में फ्रेंच आए,
लेकिन उससे पहले वो सारी जो 4 पावर थी वो आ चुकी थी और वो अपना राज कर चुकी थी, यानी उनकी जो एक्सपेंशन थी वो हो चुकी थी। लेकिन अब फ्रेंच के लिए जो राह थी वो आसान नहीं थी, क्योंकि फ्रेंच को अब 4 पावर से लड़ना था, पुर्तगीज, डच, इंग्लैंड और डेनिश यानी नीदरलैंड। इन चारों पावर से लड़कर अपना जो साम्राज्य है वो खड़ा करना था। जो फ्रेंच है उन्होंने काफी हद तक कोशिश की कि हम कैसे कैसे कोशिश करें, और लास्ट में जब ड्यूप्लेक्स के जाने के बाद फ्रेंच एकदम से खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई थी, जो इंग्लैंड के एंग्लो कार्नेटिक वॉर, 3 वॉर पढ़ाऊंगा, इसके जस्ट बाद ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, उनके बाद फ्रेंच एकदम से खत्म हो गया। शुरुआत करते हैं, जो फ्रेंच की जो पहली फैक्ट्री थी, पहली फैक्ट्री कहां लगी, वो पहली फैक्ट्री सूरत में लगी, अगली सेकंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगी, एंड उन्होंने एक पोंडोचेरी जो हमारा जो यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट 4 स्टेट में प्रेजेंट है, वो एज पर नॉलेज आपको बता देता हूं। तो जो पुंडुचेरी की जो खोज थी, वो जो ने पुंडुचेरी बनाया था, वो किसकी देन थी, वो फ्रांस की देन थी। और अदर फैक्ट्री कहां थी, अदर फैक्ट्री उनकी मां है कारिकाल, बलासोर और कासिम बाजार जो रीजन है वो बंगाल के आसपास का रीजन है। क्योंकि देखो अब आप देखो इन सभी की पावर, इन्होंने सबने क्या किया कि जो कोस्टल रीजन है उस कभी को कैप्चर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारा जो ट्रेड रूट है उस पर कैप्चर कर सके, और हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सके, और जो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल है वो यहां से बेच सके, और हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो पूरा आधुनिकीकरण है, उसको अच्छे से फैला पाए, और जो गुड्स है वहां के जो मार्केट के जो गुड्स बनेंगे उसको दोबारा से इस मार्केट में जो इंडिया की मार्केट है उसमें लाकर बेच दिया जाए हाई रेट्स पर। ये पूरी जो थिंकिंग थी ये यूरोपियंस की थी। अगला है एंग्लो कार्नेटिक वॉर। एंग्लो कार्नेटिक 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे, तीनों कार्नेटिक वॉर के अलग अलग कारण थे। जैसे पहला जो कार्नेटिक वॉर हुआ 1740 और 1748 के बीच में, 8 साल ये युद्ध चला। ये यहाँ का युद्ध नहीं था, ये था ऑस्ट्रेलियन वॉर, यानी जो वॉर ऑफ सक्सेशन था यूरोप में, उसको लेकर ये युद्ध था। क्योंकि फ्रेंच एक तरफ थे और ब्रिटिश एक तरफ थे, उसी को कंपटीशन के लिए यहां भी उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, जिसको बोला जाता है पहला एंग्लो कार्नेटिक वॉर। दूसरा कार्नेटिक वॉर हुआ था जो सक्सेसर के लिए लड़ाई थी, कार्नेटिक और हैदराबाद उनके बीच को लेकर था। क्योंकि ब्रिटिशर चाहते थे कि ये राजा बने, लेकिन फ्रेंच चाहते थे ये राजा बने। जो बीच में जो दोनों की लड़ाई थी उसको लेकर जो युद्ध हुआ सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर, वो इसलिए था, और उसके जो बीच में जो संधि हुई थी वो ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी की ट्रीटी हुई थी। और तीसरा है इसी के बाद जो डुप्लेक्स था, जो उनका रूलर था, वाइसराय था, वो वापस बुला लिया। क्योंकि उसके वापस जाने के बाद जो फ्रेंच है वो एकदम से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वहां उसके पास अच्छी पावर थी, विजनरी सोच का आदमी था, जिस वजह से वो फ्रेंच एकदम से खत्म हो गई। एंड देन तीसरा है थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद क्यों था, क्योंकि 7 ईयर इसको वॉर बोला जाता है। ये यहाँ का युद्ध नहीं था, ये भी यूरोप और अमेरिका की जो के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, वहां की जमीन को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसको लेकर ये युद्ध इंडिया में भी लड़ा गया। और जिस वजह से जो लास्ट में इसकी जो ट्रीटी हुई थी वो पेरिस की संधि इसको हुआ था। और कब हुई थी पेरिस की संधि? 1763 में। अब आप देखो जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो पूरी तरीके से इंडिया के ऊपर काबू आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बैटल ऑफ बदेरा में डच को हरा दिया, बैटल ऑफ सवाली में वो पुर्तगीज को हरा चुके थे, जो नीदरलैंड थे वो वैसे ही वहां से सारी चीज बेच के चले जा चुके थे। तो यहां से जो ब्रिटिशर थे वो एक बड़ी पावर के रूप में उभरे। और जो फेलियर हुआ, फ्रेंच ने क्या किया, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट थी उसके कंपनी के बीच में जो हैंडशेक था, तो उस वजह से भी जो फ्रेंच है वो फेल हो चुका था। अब इन सभी को लेकर जो ब्रिटिशर थे उन्होंने अपना राज करना शुरू कर दिया, और एक्सपेंशन की पॉलिसी थी वो पहले ही शुरू कर रखी थी, लेकिन उन्होंने अब एक्सपेंड, क्योंकि उनके बीच में आने वाली कोई भी यूरोपियन पावर नहीं थी, तो उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। तो तीसरा जो कार्नेटिक वॉर था, वहां आकर यह संधि हो गई कि आप जो पोंडिचेरी का जो रीजन है वहां तक सीमित रहना, उससे आगे मत आना, उसके आगे हम जाएंगे। और जो ब्रिटिशर थे वो उससे आगे गए और पूरा इंडिया को ऊपर राज किया। अब जो मेन जो ब्रिटिशर का जो शुरू होता है वो 1717 से होता है, जब फर्गुस यार की जो बीवी थी वो बीमार थी, तो एक ब्रिटिशर डॉक्टर थे, उन्होंने जो फर्गुस यार के उनके घर पर भेजा, जो महल में भेजा, और वहां उनकी वजह से वो ठीक हो गए। और उस प्रॉपर रीजन की वजह से जो फर्गुस यार ने ब्रिटिशर को फरमान जारी कर दिया कि आप 3000 रुपये सालाना दीजिए में, और आप पूरे बंगाल पर ट्रेड कीजिए। ऐसा ही
ऐसा ही उन्होंने सूरत में किया। सूरत में उन्होंने 10,000 रुपए एज ए एनुअल लिए टैक्स के रूप में, और वहां भी ट्रेड करने की परमिशन दे दी। तो इस पूरे प्रॉपर चैनल से, फर्रुखसियार के चैनल से जो ब्रिटिशर थे वो वहां से एक्सपेंड करना शुरू हो गए। लेकिन जब उसके बाद उसी 1717 में मुर्शिद कुली खां को भी गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट कर दिया फर्रुखसियार के द्वारा। तो अब क्या हुआ, मुर्शिद कुली खां ने अपना जो एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। कहां एक्सपेंड किया, जैसे बिहार की तरफ एक्सपेंड किया, झारखंड, जो आज का जो उड़ीसा है और जो असम है, वहां पूरे को एक्सपेंड किया। और जो ब्रिटिशर थे वो एक जगह पर निश्चित रह गए थे, क्योंकि उनको ट्रेड करना था। तो उस बीच वहां फिर उनसे आगे जाकर वो कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। कैसे, शुजाउद्दौला, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, जिसने प्लासी का युद्ध लड़ा, उस बीच प्लासी के युद्ध के बाद जो ब्रिटिशर है वो वहां से एक्सपेंड, वहां से चलना शुरू हुए और उन्होंने पूरे जो इंडिया को कैप्चर कर लिया। अब बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध, वो कैसे हुआ, उसका क्या कारण था? क्योंकि जो बैटल ऑफ प्लासी था उसमें मीर जाफर नाम का एक आदमी था, वो चाहता था कि मैं वहां का राजा बनूं, मैं वहां का गवर्नर बनूं। और इस बीच मीर जाफर ने उसने ब्रिटिशर के साथ संधि कर ली, और उस संधि के बेस पर जो सिराजुद्दौला है वो हार गए और उसको मार दिया गया, और मीर जाफर वहां जाकर राजा बन गया। और मीर जाफर से उन्होंने इतना टैक्स लिया कि उसकी वो जो कमर थी वो टूट चुकी थी टैक्स के उसमें। तो उन्होंने जो 1760 में उसको हटाकर मीर कासिम को राजा गवर्नर बना दिया। ये प्रोसेस इसी तरह चलती रही, और लास्ट में आकर जब मीर कासिम को भी यह पता चला कि अंग्रेज मेरे से बेफालतू का जो टैक्स ले रहे हैं, तो उस बीच उन्होंने जो अवध के जो रूलर थे शुजाउद्दौला, और जो वहां के जब आलमगीर II जो मुगल गवर्नर थे उनके साथ संधि की, और संधि के बाद उन्होंने जो तीनों ने, यानी बंगाल के गवर्नर, अवध के गवर्नर और मुगल जो रूलर थे उनके साथ संधि कर ब्रिटिशर से लड़ाई करने की सोची। और उस बीच क्या हुआ, वहां भी जो ब्रिटिशर थे वो जीत गए, क्योंकि वहां की जो उनकी सुपरमेसी थी, क्योंकि वो बढ़ चुकी थी, क्योंकि उनके पास अब प्लासी, जो पूरा बंगाल था प्लासी के युद्ध के जीतने के बाद, उसका उन्होंने फायदा उठाया। और उन्होंने फिर से इसी तरह को पॉलिसी यूज की, क्योंकि हेक्टर मुनरो को एक विजनरी आदमी था, उस विजनरी सोच की वजह से वो फिर से जीत गए, और वो बक्सर का युद्ध फिर से जीत गए। अब बक्सर के युद्ध के बाद एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, इलाहाबाद की ट्रीटी जिसे बोला जाता है। वहां रॉबर्ट क्लाइव जो प्लासी के युद्ध में गवर्नर था, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद वो कलकत्ता चला गया था, और हेक्टर मुनरो वहां का गवर्नर बन चुका था। गवर्नर हेक्टर मुनरो को ये चीजें, जो संधि की चीजें थी, वो समझ नहीं आती थी, तो जिस वजह से रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा बुलाया, और 12 अगस्त और 15 अगस्त को 2 बार इलाहाबाद की ट्रीटी 2 बार हुई थी। एक 12 अगस्त को हुई थी, एक 15 अगस्त को हुई थी 1765 में। तो उस बीच वो ट्रीटी हुई और पूरा जो सिस्टम था वो लागू किया, और उसके बाद डबल गवर्नरशिप की सरकार चली, यानी जो मंत्रिमंडल होता था राजा का, उसमें एक अब इंग्लैंड का, जो ब्रिटिशर का एक आदमी भी रहेगा। उससे सारा प्रोसेस जो उन्होंने जो पॉलिटिकल जो हाथ था वो अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना जो आदमी है वो उस मंत्रीगण में बैठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो चीजें शुरू हुई। अब ये थी पूरी बंगाल की कहानी। इसके बाद सिख जो थे, उन्होंने वहां भी ऐसे ही लड़ाई हुई। जो रंजीत सिंह थे, सुकलचरिया मिसल, ये 12 मिसल में से एक मिसल थी। उन्होंने सारी मिसल को इकट्ठा किया, और उस मिसल के बेसिस पर उन्होंने एक पूरा जो सिख साम्राज्य वो खड़ा किया, और आगे चलकर उन्होंने संधि की। और संधि में क्या बनाया कि सतलुज जो नदी है, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1809 वहां आगे ट्रीटी की। और उस ट्रीटी में क्या हुआ कि उन्होंने ट्रीटी की, और उस बेसिस पर कि आप सतलुज नदी से इधर नहीं आएंगे, क्योंकि जो सिख थे रंजीत सिंह थे, उनको सतलुज नदी पर रोक दिया, और यहां से जो एक्सपेंड करना, और ब्रिटिशर ने पूरा एक्सपेंड किया। इस बेसिस पर जो ट्रीटी हुई, आगे चलकर रंजीत सिंह की डेथ हो गई, और उसके बाद उनके जो रूलर थे खड़क सिंह वो बने, और वो ऐसे सक्सेसर नहीं थे जो सिख एम्पायर को कैप्चर कर पाए, और वह आगे चलकर उनके बीच लड़ाई हुई। और वही हुआ जो हमें पता था, क्योंकि जो ब्रिटिशर की पॉलिसी थी वो फूट करो और राज करो की थी, और वहीं जाकर जो ब्रिटिशर थे उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया।
और अगला है एंग्लो सिख वॉर। 2 एंग्लो सिख वॉर हुए थे, कब कब हुए थे? 1845 से 46, लॉर्ड हार्डिंग जब वाइसराय थे, सॉरी गवर्नर जनरल थे। और दूसरा हुआ जब 48 से 49, जब लॉर्ड डलहौजी। अब मैं आपको लॉर्ड डलहौजी भी पढ़ाऊंगा। लॉर्ड डलहौजी कौन था? एक विजनरी सोच का आदमी था। उसने इंडिया को इतना ज्यादा एक्सपेंड किया, इतनी ज्यादा सोच थी उसकी कि ब्रिटिश एम्पायर को पूरी तरह फैला दिया जाए। लेकिन कुछ उसके अच्छे काम भी थे, जैसे रेलवे का लाना, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ऐसे जो डिपार्टमेंट, जो ऐसी जो चीजें थी विजनरी सोच की, वो लॉर्ड डलहौजी की थी। और उसके बाद जो उसने कोहिनूर का जो डायमंड था वो उनसे ले लिया, और वो जो वहां की रानी थी उनको दे दिया। एंड देन लास्ट में जो दलीप सिंह बच गए थे, और दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया, क्योंकि एक बच्चा था वहां पढ़ने के लिए, वहां उन्होंने पढ़ाई की और अपना समय पूरा किया। मैसूर के साथ जब इंग्लैंड की जब लड़ाई हुई, ब्रिटिशर की लड़ाई हुई, तो 4 युद्ध लड़े थे। पहला एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली के साथ, दूसरे में हैदर अली जी गुजर गए थे, अपना समय पूरा कर चुके थे, वहीं उसके टीपू सुल्तान जी आ गए। लेकिन तीसरे में फिर टीपू सुल्तान से हुआ, और चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान जी की डेथ हो गई थी। उन्होंने ये मान लिया था कि एक शेर की तरह मरना है, लेकिन हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ? वो हुआ था 1767 से 1769 में। यहाँ जो हैदर अली थे, उन्होंने अपनी विजनरी सोच के साथ अपना पूरा वॉर लड़ा, और वो ये जीत भी गए। लेकिन लास्ट में जब ब्रिटिशर ने अपनी पॉलिसी के अपनाकर उन्होंने ये लगा कि हम हार गए, तो वहां जाकर ट्रीटी ऑफ मद्रास कर ली हैदर अली से, और ये मान लिया कि हाँ हम हार गए हैं, और वहां जाकर संधि हो गई। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बोला कि आप किसी की हेल्प मत करना, जब आपको जरूरत पड़े हम हेल्प कर देंगे, ऐसे जो ट्रीटी हुई। लेकिन दूसरा जो वार था वो इसी बेसिस पर था कि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने हैदर अली की हेल्प नहीं की, और उस बेसिस पर उन्होंने लड़ाई कर दी। किसके साथ? ब्रिटिशर के साथ, हैदर अली ने। लेकिन हैदर अली को कैंसर थी, 1782 में उनकी डेथ हो गई, और उसी का जो मोर्चा था, जो संभालने वाले थे, वो टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान ने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी, और जो दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर था, उसमें भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला। और तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ? तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में जो टीपू सुल्तान कमजोर हो चुका था, क्योंकि जो मैसूर था वो 2 युद्ध लड़ चुका था, उसके पास जो रिवेन्यू की वो दिक्कत आ चुकी थी, और दूसरा वो चाहता था कि हम जो फ्रेंच जो कंपनी है, जो फ्रेंच जो यूरोपियंस है, उनके साथ हैंडशेक कर ले। उस वजह से सारी चीजों में लड़ाई होना शुरू हो गई, और ब्रिटिशर ने इस बेसिस पर उसके साथ लड़ाई की, और लास्ट में श्रीरंगपट्टनम की एक ट्रीटी हुई 1792 में। लेकिन उससे पहले ब्रिटिशर ने उससे बहुत सारा रिवेन्यू लिया, बहुत सारे पैसे लिए, और अब उसके दो बेटों को भी ले गया। लेकिन विद इन द टाइम पीरियड टीपू सुल्तान ने वो सारी जो शर्तें थी वो पूरी नहीं हुई, और लास्ट में चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की लड़ते लड़ते मौत हो गई, डेथ हो गई, और जिस वजह से जो पूरे मैसूर पर ब्रिटिशर का कब्जा हो गया। अब ये था हमारा आज तक का एंग्लो मैसूर वॉर। हम कल शुरुआत करेंगे दोबारा से इसी सीरीज को। आपको ये सीरीज ऐसे ही बताई जाएगी, आपको हर चीज अंडरस्टैंडिंग बेस पर समझाई जाएगी, क्योंकि अगर आपको एक बार हिस्ट्री समझ में आ गई, तो उसके बाद जो मेन पॉइंट वाइज है वो आपको रटने की जरूरत है, यानी कि फैक्चुअल डाटा है वो आपको समझ, क्योंकि मैं आपको पूरी हिस्ट्री का जो पूरी लाइमलाइट है वो आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे जो हिस्ट्री है वो डेवलप हुई। थैंक्स टू ऑल एंड सब्सक्राइब टू आर्डोर एडुडेन। ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप आर्डोर एडुडेन को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि ये सीरीज ऐसे ही चलती रहे। धन्यवाद।